प्रस्तुत पद्यांश कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित संकलित कविता संध्या के बाद उनके ग्राम्य संकलन से ली गई है। ग्राम्य का मूल स्वर ग्रामीण जनजीवन के विविध सामाजिक यथार्थ से जुड़ता है। इस कविता में ढलती हुई सांझ के समय गांव के वातावरण, जनजीवन और प्रकृति का सुंदर चित्रण हुआ है, जिसमें वृद्धाएं, विधवाएं, खेत से घर लौटे किसान और पशु पक्षियों का चित्रण है वो किया गया है। हम देखेंगे सबसे पहले, सिमटा पंक्त साँझ की लाली जा बैठी अब तरु शिखरों पर, ताम्रपर्ण पीपल से सतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्जर, ज्योति स्तंभ सा 10 सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, बृहद जिहम विसलत केंचुल सा लगता चितकबरा गंगा जल। यानी प्रस्तुत जो पद्यांश है उसमें कवि ने ग्रामीण परिवेश का जो ग्रामीण परिवेश की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन किया है। और कवि कहना चाह रहे हैं कि सिमटा पंख साँझ की लाली जा बैठी अब तरु शिखरों पर, तरु यानी पेड़ों के और शिखर यानी पेड़ों के शिखरों पर। साँझ यानी संध्या के बारे में बात हो रही है कि शाम का समय हो चुका है और शाम के समय में सूर्य जो है वो क्षितिज पे होता है, यानी पृथ्वी और आसमान के मध्य में, यानी डूबते हुए कह सकते हैं, गंगा के किनारे मान सकते हैं। उसमें कवि संध्या को एक पक्षी के रूप में बताते हुए या चित्रण करते हुए कह रहा है कि यह संध्या रूपी पक्षी अपने पंखों को समेटकर अपनी लाली के साथ पेड़ों की ऊपरी शाखाओं पर जाकर बैठ गया है। तरु शिखरों यानी पेड़ों की ऊपरी शिखरों पर जाके बैठ गया है। अर्थात कह सकते हैं कि संध्या की लाली जो है अब केवल पेड़ों के ऊपरी जो शाखाएं हैं वहां पर ही दिखाई दे रही है। तांबे के रंग के समान हो गई है, ताम्रपर्ण पीपल से, यानी तांबे के रंग के पीपल के पत्तों के समान, सतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्जर, निर्जर यानी झरने। उनके लिए कहा है कि पीपल के पत्तों के समान संध्या काल की जो लालिमा है वो सैकड़ों मुखों से या सैकड़ों मुख वाले जो झरने हैं उनकी सुनहरी धाराओं के रूप में बह रही है। यानी कि वो जो किरणें हैं वो धाराओं के समान, यानी पानी की जो धाराएं हैं, झरने हैं, उनकी तरह बह रही है। इसके बाद में लिखा है उन्होंने, यानी कि झरनों के जल पर लाल प्रकाश पड़ा हुआ है उसका चित्रण हुआ है यहाँ पर। इसके बाद में ज्योति स्तंभ सा 10 सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता हो। क्षितिज कहते हैं पृथ्वी जहाँ धरती आसमान मिलते हो उस स्थल को बोलेंगे। यानी सूर्य क्षितिज पर होता हो, यानी क्षितिज पर छिपता सूर्य नदी में प्रतिबिंबित होता, प्रकाश के स्तंभ जैसा जान पड़ता है। और ऐसा लग रहा है जैसे प्रकाश का कोई स्तंभ है जो वहां पर क्षितिज पे छिपता हुआ नदी पे नजर आ रहा है। बृहद जिहम विसलत केंचुल सा लगता चितकबरा, यानी गंगा के जल के बारे में कहा गया कि गंगा का जो जल है उसको उन्होंने चितकबरा बताया कि ऐसा लग रहा है कि मानो कोई बड़ा थका हुआ सा अजगर, यानी अजगर के बारे में कहा गया है। यानी कि जेहम यानी टेढ़ा, वक्र, विचलत यानी थका हुआ, यानी ऐसे बारे में बात हो रही है कि कोई बड़ा थका हुआ सा अजगर जो है वो अपनी चितकबरी कैंचुल को उतार कर वक्र गति से धीरे धीरे आगे सरक रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। धीरे धीरे वो जो है ओझल होता चला जा रहा है। धूप चाहे के रंग की रेती, अनिल उर्मियों में सर्पांकित, नील लहरियों में लुंठित, पीला जल जलद रजत जल से भिंबित, शीखता सलील समीर सदा से स्नेह पास में बंधे समोज्वल, अनिल फिकल कर सलील सलील जो गति द्रवे खो बना लवोपल। यानी धूप छाया कहते हैं, यानी जहाँ धूप और छाया दोनों ही साथ में हो। यानी धूप छाया के रंग की रेती, अनिल यानी हवा, उर्मिया यानी लहरें से सर्पांकित यानी सर्प सा अंकित कह सकते हैं। यानी वो कवि कह रहा है कि नदी तट की जो रेत है वो धूप छाई प्रकाश जो है उन पे फैला हुआ है, और वह रेत जो है हवा के चलने से ऐसा उसमें सर्पांकित आकृतियां
बन चुकी है, उसके लिए कहा है। नील लहरियों में लुंठित पीला जल रजत जलद से बिंबित। रजत यानी चांदी के समान, जलद यानी बादल, यानी बिंबित यानी प्रतीत हो रहा है। यानी नदी के नीले जल पर जो सूर्य का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसे धीरे धीरे जो है पढ़कर उसको पीला बना रहा है, तथा उस पर चांदी के समान जो सफेद बादल है, उनकी छटाएं बिखरी हुई है। और ऐसा लगता है कि सिकता यानी रेत, सलील यानी जल, समीर यानी हवा से स्नेह पास में बंधे समुद्र। ऐसा लग रहा है जैसे रेत, पानी तथा हवा जो है सदा से ही अपने या आपस में प्रेम के बंधन में बन गए हो। अनिल पिघल कर सलील, सलील जो गति द्रव्य को बन गया लवोपल। अनिल यानी हवा धीरे धीरे पिघल कर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सलील बन चुका है, यानी पानी बन चुका है। और पानी सलील जो गति द्रव्य को बन गया लवोपल। लवोपल कहा जाता है बर्फ के टुकड़े को, या बर्फ को कहा जाता है। उसके लिए कहा है उन्होंने कि धीरे धीरे पानी अपनी गति खोकर छोटे छोटे बर्फ के कणों के रूप में उनकी नदी नदी के आसपास बिखरा हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब आगे चलते हैं। शंख बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन, दीप सिक्का सा ज्वलित कलश, नभ में उठकर करता निरंजन। यानी इसके बाद में कहा है कि आसपास का जो क्षेत्र है, यानी संध्या के समय उस नदी के तट पर जो स्थित जो मंदिर है, वहाँ पे आरतियों की तैयारी हो रही है। उसके बारे में है कि शंख बज रहे हैं, घंट यानी घंटियाँ बज रही है मंदिरों में। मंदिरों में लहरों में होता लय कंपन, यानी उस गंगा नदी की लहरों में एक कंपन होने लगता है, या ऐसे कह सकते हैं कि शंख और घंटे बजने लगते हैं, और इससे जो नदी है गंगा नदी, उनकी लहरों में कंपन होने लग जाता है। दीपशिखा सा ज्वलित कलश, दीपशिखा कहते हैं दीपक की लो, कलश यानी घड़ा या मंदिर का शिखर है यहाँ पर, इसके बारे में कहा है। दीप सका शिखा सा ज्वलित कलश नभ में उठकर करता निरंजन। यानी इसके बारे में कहा है कि नदी के किनारे, यानी नदी का जो है या मंदिर का कलश भी सूर्य की लालिमा से दीपक की लो की भांति आकाश में ऐसा लग रहा है कि उठकर आरती करता सा जान पड़ता है। निरंजन यानी आरती होती है। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जप ध्यान में मग्न। यानी ये कहा गया है जो तट पे जो महिलाएं, ऐसा लग रहा है कि नदी के किनारे जो बूढ़ी विधवाएं महिलाएं हैं, वो बगुलों के समान प्रतीत हो रही है, और वे जप और तप में मगन हो रही है, मस्त हो गई है। मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतरोदन, अंतरोदन होता है हृदय का रोना, आंतरिक वेदना जिसको पीड़ा कह सकते हैं। उसके लिए कहा है कि उनके दिल में तो दुख है, और उनका हृदय रोता हुआ सा प्रतीत होता है। मंथर धारा में यानी उस नदी की मंथर यानी मंद धारा में उनका अदृश्य, जिसको कोई देख नहीं सकता, ऐसा अंतर्रोदन यानी हृदय का या आंतरिक वेदना यानी पीड़ा जो है वो किसी को दिखाई नहीं दे रही है, फिर वो अंतर यानी अंदर ही अंदर जो है दुखी है, यानी उनके मन की पीड़ा या दुर्भाग्य नदी की धीमी धारा में धीरे धीरे घुल मिलकर बहने लगा है। दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित। कवि वर्णन कर रहे हैं कि दूर आकाश में पक्षी जो है, वो पंक्ति के अंधकार की रेखाओं, यानी आकाश में पक्षियों की उड़ती पंक्ति अंधकार की रेखाओं जैसी लगती है। उड़ती पंखों की गति से चित्रित लग रही है। सोन खगों की पाती आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती, मुखरित, मुखरित यानी सामने लाना, मुखरित यानी बोलना, नीरव यानी बिल्कुल शांत, नभ यानी आकाश, यानी सोन खगों। इनके बारे में कहा है कि संध्या कालीन जो पीला या पीताबा है, या पीली आभा जो नजर आ रही है, उसमें पक्षियों के पंख जो है वो सोन यानी सोने के समान यानी स्वर्णिम लगते हैं। ऐसे स्वर्णिम पक्षियों की पंक्ति अपने मधुर चहचहाट से शांत आकाश को मुखरित कर रही है, यानी उनमें एक आवाज दे रही है। स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज किरणों की बादल सी जलकर। संध्या के समय जो गायें हैं वो घरों की ओर लौटती है, तो उनके खुरों से जो धूल उड़ती है, उसको गोरज के रूप में जाना जाता है। तो उनके लिए कहा है कि वह सूर्य के अरुण प्रकाश में, यानी उसकी किरणों के कारण,
यानी उनकी लाल प्रकाश के कारण वो बड़ी ही सुनहरी प्रतीत हो रही है और ऐसा लग रहा है कि बादल की ये किरणें जो है वो जल रही है। किरणों की बादल सी जल रही है यानी बादलों के समान जल रही है ऐसा यानी बादलों के समान लग रही है। सनन तीर जाता नभ में ज्योति पंखों कंठों का स्वर। जब आकाश में पक्षी तेज आवाज में या तेज स्वर में और पंखों की जो ध्वनियां हैं गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई तीर आकाश में तेजी से सनसनाता हुआ चला जा रहा है। फिर इसके बाद में है लोटे खग। अब वहाँ गांव का वातावरण जो है उसका वर्णन हुआ है कि लोटे खग गायें घर लोटी लोटे कृषक श्रांत सलत डगधर। सलत यानी थके हुए, डग यानी पैर, धर यानी धरते हुए। कृषक यानी किसान के लिए कहा गया है। छिपे ग्रहों में मलान चराचर छाया भी हो गई अगोचर अदृश्य। लोटे पेट से व्यापारी भी जाते घर उस पार नाव पर ऊंटों घोड़ों के संग बैठे खाली बोरों पर हुक्का बर। यानी इसका वर्णन हुआ है यानी उस समय यानी संध्या के समय पक्षी अपने घोंसलों पर गाय अपने घरों में लौट रही है यानी पक्षी तो अपने लोटे खग यानी पक्षी अपने घोंसले की तरफ लौट रहे हैं। गायें जो है वो घरों की ओर लौट रही है। इसके बाद में लोटे कृषक और धीरे धीरे जो किसान खेती करने वाले जो लोग हैं वो भी अपने घरों की ओर श्रांत यानी थके हुए सलत यानी स्थिर होकर डगधर यानी अपने पैरों को धरते हुए हारे थके कदमों से घरों की ओर लौट रहे हैं। छिपे ग्रहों में मलान चराचर यानी मलान का अर्थ हो गया मलान। मलान का यानी मलिन फीका यानी फीका यानी उसको आनंदित नहीं कहा जा सकता, खुशी नहीं कहा जा सकता। छिपे ग्रहों में मलान चराचर छाया भी हो गई हो यानी थकित हुए चर और अचर जितने प्राणी हैं वो सभी अपने अपने घरों में घुसकर अंदर छिप गए हैं और अंधकार के कारण अब तो धीरे धीरे छाया तक दिखाई नहीं दे रही यानी अंधकार काफी बढ़ गया है। अगोचर छाया भी हो गई होगा अब छाया भी नजर नहीं आ रही क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका है। लोटे पेट से व्यापारी भी जाते घर उस पार नाव यानी गांव के पेट यानी बाजार से जो लोग हैं या व्यापारी है अपनी नावों में बैठकर नदी पार अपने अपने घरों में लौटने लगे हैं। ऊँटों घोड़ों के संग बैठे खाली बोरों पर हुक्का बर। ऊँट और घोड़ों के स्वामी भी खाली बोरों पे बैठकर जो है वो हुक्का पी रहे हैं यानी वो अभी पूरा व्यापार करके अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। उनका वर्णन है जाड़ों की सूनी दुआभा में झूल रही निशि छाया गहरी डूब रहे निष्प्रभ विषाद में, खेत बाग ग्रह तरु तट लहरी विरह गाते गाड़ी वाले भूख भूख। इससे पहले पढ़ेंगे जाड़ों की सूनी दुआबा में झूल रही निसी गहरी यानी कि कवि कह रहा है कि सर्दियों में संध्या का प्रकाश है वो मंद हो गया है अर्थात झुटमुट यानी झुरमुटा गया है या चारों तरफ जो है अंधकार जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। यानी दुआबा कहते हैं दोहरी चमक या संध्या का जो प्रकाश होता है उसको बोला जाता है। और उसके बाद में वो कह रहे हैं डूबे निष्प्रभ है निष्प्रभ का बिना चमक के जिनमें कोई चमक नहीं है उसके बारे में कि संध्या के धीमे प्रकाश में रात की छाया गहराती चली जा रही है और इस अंधकार में सभी कुछ जो है डूबता चला जा रहा है और उनकी जो चमक है वो निष्प्रभ हो चुकी है यानी फीकी पड़ चुकी है। इसका प्रभाव जो है खेत बाग ग्रह तरु यानी पेड़ों पर तटों पर गंगा नदी के और लहरों पर सभी जगह देखने को मिल रहा है यानी कि ये सभी अंधकार में धीरे धीरे डूबते चले जा रहे हैं। बिरह गाते गाड़ी वाले भूख भूख कर लड़ते कुकर हुआ करते सिया देते विषण निशित बेला को स्वर। यानी इसके बाद में कवि ने कहा कि संध्या की बात रात आरंभ होने पर जो गाड़ी वाले हैं वो विरह के गीत गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में बहुत सारे जो कुकर है कुत्ते हैं वो भोग भोग कर आपस में लड़ रहे हैं और रात के समय में सियार जो है उनकी भी हुआ की आवाज सुनाई दे रही है। देते विषण निशि बेला को स्वर। निशि यानी रात्रि विषण विषण कह सकते हैं बिल्कुल दुख या निराशा में डूबा हुआ यानी इनको स्वर से दुखी रात को भी मानो
सहानुभूति की आवाज दी जा रही है, यानी उस विषण यानी बिल्कुल दुखी और निराश निश यानी रात्रि को एक वेला देते हैं, आवाज देने का काम करते हैं। माली की मड़ई से उठकर उठ नभ के नीचे नभ सी धूमाली, मंद पवन में तिरती नीली रेशम की सी हल्की जाली। बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी, मौन मंद आभा में हेम की ऊँघ रही लंबी अंधियारी। यानी शाम का समय हो गया है और शाम के समय का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि माले की मंडई से उठ नभ के नीचे नभसी धूमाली, यानी धूमाली का अर्थ धुएं की लकीरें कह सकते हैं। शाम होते गांव के माले की जो झोपड़ी है, झोपड़ी से प्रकाश के नीचे कह सकते हैं या आकाश के नीचे धुएं की रेखाएं उठने लग जाती है, यानी उस झोंपड़ी से धुआं उठ रहा है, यानी आकाश के नीचे धुएं की रेखाएं फैली हुई है। मंद पवन में तिरती नीली रेशम की सी हल्की जाली, तो शायद घर में खाना पकाने की आवाज हो सकती है ये। और ये धुआं जो है लकीर हवा में ऐसे तैरती हुई जान पड़ती है जैसे नीले रेशम की सी हल्की जाली, यानी नीले रेशम की जाली के समान हमें प्रतीत होती है। बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी, यानी इसी समय कस्बे के जो दुकानदार है वो अपनी दुकान में डीबरी, जिसको चिमनी भी कह सकते हैं, वो बत्ती जलाकर बैठे रहते हैं। यह बत्ती जो है वो बहुत कम रोशनी देती है, इसका भी वर्णन हुआ है यहाँ पे। मौन मंद बैठे सब व्यापारी, मौन मंद आभा में हिम की ऊँघ रही लंबी अंधियारी, यानी ये मौन हो गया, यानी बिल्कुल मौन शांत वातावरण। इसकी हवा ऐसे मंद पड़ी हुई है कि वह रात के अंधेरे में मानो हिम के प्रकार आलस्य से ऊँघ रही है, उसका वर्णन हुआ है। धुआं अधिक देती है, यानी बहुत ज्यादा, यह जो टीन की डिबरी है वो बहुत ज्यादा जो है धुआं अधिक देती है और उजाला कम करती है। टीन की डबरी कम करती है उजाला और उजाला कम करती है। मन से कड़ अवसाद श्रांति, आंखों के आगे बुनती जाल, यानी कवि वर्णन कर रहे हैं उसी का कि छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोते सपने दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते घिर दुख सुख सुख दुख अपने, यानी इसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कवि कि धुआं अधिक देती है, यानी कि जो डिबरी होती है टीन की, यानी चिमनी जो होती है रात के समय में जलाई जाने वाली, वो धुआं अधिक देती है और उजाला कम कर देती है। उसके बारे में है, यानी जैसे जैसे उजाला कम होगा लोगों का दुख भी बढ़ता चला जाता है। मन से कड़ अवसाद, अवसाद का अर्थ है दुख, श्रांति यानी थकान, यानी मन से कड़ अवसाद श्रांति। इस मंद रोशनी में मन की वेदना दुख आंखों के सामने जाला सा बुनने लग जाता है, यानी जाला बन जाता है। छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के छोटे बस्ते, यानी छोटी सी बस्ती है और उसमें व्यापारी जो है वो भी दुखी है, क्योंकि वहां पर एक छोटी सी बस्ती होने के कारण लेन देन की बातें जो है वो भी व्यर्थ होती है। यहाँ ग्राहक न के बराबर होते हैं, उसका वर्णन हुआ है कि मंडराते गिर सुख दुख अपने, यानी उनके आसपास सुख और दुख दोनों ही मंडराते रहते हैं। कप कप उड़ते लोशंग, कातर उर क्रंदन मुख निराशा, क्षीण ज्योति ने चुपके जो गोपन मन को दे दी हो बास, लीन हो गए क्षण में बस्ती, यानी इसका वर्णन किया है कि ये सारे जो सुख दुख है उनमें होते रहते हैं। आगे लिखा है उन्होंने कि संध्या के समय में ग्राम का जो वातावरण है उसमें गांव में गरीबी का साम्राज्य होता है, इसी कारण उसके हृदयों में क्रंदन होता है, यानी विलाप कह सकते हैं क्रंदन को, यानी रुदन रोना, उनको ऐसा लगता है कि जैसे रो रहे हैं। मुख निराशा, यानी मुख चुपचाप निराश हुए नजर आते हैं, यानी उनकी निराशा की भावना भी व्याप्त होती है। क्षीण ज्योति ने चुपके जो गोपन मन को दे दी हो बात, परंतु इससे वे प्रकट न कर चुप हो जाते हैं। इस समय जो हल्का सा प्रकाश हो रहा है उससे टीन की डिबरी से, वह मानो उनके मन में छुपी हुई जो निराशा व्यवस्था है या व्यवस्था की भावना है वो प्रकट करता हुआ सा प्रतीत होता है, यानी एक गोपन मन को जो है एक नई परिभाषा दी जाता है। लीन हो गए क्षण बस्ती, धीरे धीरे उस अंधेरे में पूरी बस्ती जो है वो लीन हो गई है, यानी उसमें सिमटती हुई चली जा रही है। उसका भी वर्णन किया है कवि ने कि थोड़ी देर बाद में सारा गांव जो है वो डूब जाता है।
मिट्टी खपरे के घर आंगन भूल गए लाला अपने सुन। धीरे धीरे मिट्टी के बने हुए खपरे खपरेल के बने हुए जो घर है आंगन है वो सभी जो है उस अंधकार में डूब जाते हैं या विलीन हो जाते हैं। भूल गया सब ब्याज मूलधन, यानी सब कुछ भूल चुका है, यानी गांव का जो बनिया है शाम के समय में अपनी शुद्ध तक भूल गया, यानी ब्याज तक को भूल चुका है और वो मूलधन व ब्याज का हिसाब लगाना भी भूल गया है। और संकुचित सी परचूनी किराने की रहेगी, यानी उसकी छोटी सी जो किराने की दुकान है वो लग रही थी तुच्छता, उसको एक छोटी सी दुकान जो है वो हीन भावना से देख रहा है। तुच्छतर यानी हीन भावना से देखना। इस नीरव प्रदोष में आकुल, यानी इसके बारे में वर्णन हुआ है कि संकुचित सी परचूनी किराने की दुकान है उसकी, यानी गांव के छोटे-छोटे जो व्यापारी होते हैं उनकी परचूनी दुकान जो है वो छोटी सी दुकान होती है, क्योंकि उसमें सामान भी बहुत कम होता है और परचून की ढेरी छोटी से छोटी होती चली जा रही है, यानी संकुच से परचूनी किराए की ढेरी होती चली लग रही है तुच्छतर। रात्रि के प्रथम पहर में जो शांत वातावरण है उसमें दुकानदार का हृदय जो है बेचैन रहता है, इसलिए उनको वो तुच्छतर नजर आ रही है, यानी उनकी जो दुकानें हैं वो उनको अ, हीन भावना की तरह लग रही है। उमड़ रहा अंतर जग बाहर, उमड़ रहा अंतर जग बाहर अनुभव करता लाला का मन। लाला यहाँ पे कहा गया है दुकानदार को, यानी उसके बारे में, क्योंकि अपनी छोटी सी हैसियत के कारण विचार करके वो निराश होता है और जीवन असफल सा प्रतीत होने लगता है। उनका जीवन दुख कहानी बनकर रह जाता है। दिन ने दुख अपमान गलाने, अब यहाँ पहुंच चुके हैं इसके आगे। दैन्य दुख अपमान गल, इससे शायद पहले रह गए हैं। अनुभव करता लाला का मन छोटी हस्ती का सस्तापन, लाला कहा गया है इस दुकानदार को कहा गया है जो अपने सस्तेपन के लिए, जब वो देखता है कि बिल्कुल उनके पास में कुछ भी नहीं है, निराश हो गया है, बहुत छोटी सी उसके पास दुकान है, तो एक निराशा सी उसके अंदर उमड़ चुकी है। अनुभव करता लाला का मन, यानी लाला यानी दुकानदार, यानी जो दुकानदार है वो अपने अंदर ही उस सस्तेपन का अनुभव करता है। छोटी हस्ती का सस्तापन कि वो कितना छोटा व्यापारी है उसके बारे में जानता है। जाग उठा उसमें मानव, यानी उसके अंदर एक मानवता जाग जाती है, यानी उसे अ, बनिए के अंदर एक मानवता जगती है। वो असफल जीवन की पीड़ा, यानी उनके असफल हुए जीवन के बारे में, यानी उनका जीवन दुखी की कहानी बनकर रह गया है, इसकी उन्हें बहुत गहरा धक्का लगता है, उसका वर्णन है। दैन्य दुख अपमान गलाने, चीर क्षुधित पिपासा मृत अभिलाषाएं बिना आय की क्लांति बन गए। गांव के अत्यंत छोटे जो व्यापारी है वो व्यथित जीवन बिता रहे हैं और दीनता के साथ बिता रहे हैं। देने यानी दीनता, दुख है उनको, अपमान के साथ जीवन यापन कर रहे हैं और घृणा के भावों को झेलते हैं, यानी क्षुधित होकर भूखे हैं। पिपासा यानी प्यास, वे भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी इच्छाएं मर चुकी है, यानी चीर क्षुधित, क्षुधित कह सकते हैं जो उनके अंदर जो भूख है। पिपासा यानी पीने की इच्छा है। मृत अभिलाषाएं, उनकी जो इच्छाएं हैं वो मर गई है क्योंकि वे कभी पूरी नहीं हो सकती। बिना आय की क्लांति मन, बिना आय के वो उनके लिए कलंक बन गया है, यानी उनकी आमदनी बहुत कम है और उनका जीवन की जो परिभाषा है वो केवल दुख बन गया है। उनके जीवन की परिभाषा जड़ अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी, जड़ यानी स्थिर होकर, जैसे अनाज का कोई ढेर है उसके समान वह दिन भर उस गद्दी पे बैठा रहता है, बात बात पर झूठ बोलता और बात बात पर वह झूठ बोलता रहता है। कौड़ी की स्पर्धा में मरमर, यानी वो जो है थोड़े से पैसे के लिए, यानी गांव का जो दुकानदार है निर्जीव और आज की ढेरी के समान दिन भर दुकान की गद्दी पे बैठता है और उसकी बिक्री कम होती है। इसी कारण वह पैसा कमाने की पूरी कोशिश करता हुआ बात बात पर उसको झूठ बोलना पड़ता है। कौड़ी की स्पर्धा में मरमर, यानी कौड़ी यानी छोटे मोटे, यानी बहुत कम पैसे के लिए भी वो बात बात पर झूठ बोलता है। फिर भी क्या कुटुंब पलता है, क्या फिर भी उसका कुटुंब पलता है, यानी छोटी सी दुकान के सारे जो प्रयत्न हैं
उससे व्यापारी का भरण पोषण भी नहीं होता है। रहते स्वच्छ सुघर से परिजन, और न ही उनके पहनने के लिए साफ कपड़े मिल पाते हैं, और न ही वो तंदुरुस्त रहते हैं। उसके लिए कहा गया रहे स्वच्छ सुघर समझे, यानी स्वच्छ सुघर यानी सुंदर घरों में सब परिजन रह पाते हैं। बना पा रहा है वो पक्का घर, यानी वो एक पक्का घर भी नहीं बना पाता है। मन में सुख है, क्या उनके मन में सुख है? जुटाता है धन, क्या वो धन जुटा पाता है? खिसक गई कंधों से कतई, यानी इसका वर्णन यहाँ हुआ है कि ऐसा सुनकर उनके कंधों से जो है कथड़ी खिसक जाती है, यानी इस कारण ना उसका मन सुखी और शांत रह पाता है और ना ही वह धन कमा पाता है। वह कंधों पर फटे कपड़ों की बनी हुई गूंदी डाले हुए हैं और उसके शरीर सर्दी के कारण कांप रहा है। उसका वर्णन है कि टिटुर रहा सर्दी से तन, यानी कंधों से कतड़ी खिसक गई है जो उन्होंने कंधों पे लगा रखा है, वो ठिठुर रहा अब सर्दी से था। अब उनका जो हटने के कारण, खिसकने के कारण उनका जो शरीर है, तन यानी शरीर, वो ठिठुरने लगा है। सोच रहा है बस्ती का बनिया, यानी वो बस्ती का बनिया है, सोचता है कि उसका जीवन इतनी व्यवस्थाओं से क्यों भरा हुआ है। दुकानदार घोर व्यवस्था का जीवन में जीने को मजबूर हो गया है। घोर व्यवस्था का निकला शहरी बनिए सब वह उठ क्यों बन जाता नहीं महाजन। उनका मानना है गांव का छोटा दुकानदार ये सोचता है कि वह शहरी बनिए अर्थात व्यापारियों के समान बड़ा क्यों नहीं बन पाता है। उसे भी महाजन बनने का अधिकार है, क्यों बनना चाहता? रोक दिए हैं किसने उनकी जीवन उन्नति के सब साधन, यानी जीवन की उन्नति के सारे साधन किसने उनके रोक दिए हैं? यह सब क्या संभव है? यानी ये संभव है व्यवस्था में जबकि कुछ हो परिवर्तन, यानी कुछ ना कुछ इस जीवन में परिवर्तन होना चाहिए व्यवस्थाओं में। कर्म और गुण के समान ही, ये कर्म के आधार पर और गुणों के आधार पर सकल आय का, यानी सारी आय और व्यय का वितरण होना चाहिए। घुसे ग्रौंदों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन, सारे जो जन है लोग हैं वो सभी अपने घरों यानी घरों में घुस चुके हैं, अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो उसमें सामूहिक जीवन, क्या ऐसी कोई वस्तु नहीं जो सभी में एक सामूहिक जीवन फूंक दे, यानी सामूहिक जीवन का संचार करे। मिलकर जन निर्माण करे जग, मिलकर भोग करे इस जीवन का, यानी ये जन जो है सभी ऐसे संसार का निर्माण करे जो सभी मिलकर समान जीवन को जिए, जन विमुक्त हो जन शोषण से, यानी ये जन है वो ये जन जन का जो मनुष्य का शोषण हो रहा है वो सभी मुक्त हो जाएं, और समाज अधिकारी धन का, और सभी समाज जो है समान रूप से धन का अधिकारी बन जाए। दरिद्रता पापों की जन्म, यानी दरिद्रता है गरीबी है वो पापों को जन्म देने वाली है। मिटे जनों के पाप ताप भय, यानी सभी लोगों की जो ताप है, कष्ट है, भय है, पाप है, वो मिट जाएं। सुंदर हो अधिवास, सभी के अधिवास जो है घर सुंदर हो, वसन कपड़े सुंदर हो, तन शरीर सुंदर हो, पशु पर फिर मानव की जय हो जाए। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख क्लेश, यानी ये केवल एक व्यक्ति की नहीं है, जग यानी संसार की परिपाटी है दोषी जन के दुख क्लेश, यानी दोषी जन जो है, यानी या इसे कह सकते हैं कि इस स्थिति में कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है, परंतु संसार की पूरी परिपाटी अर्थात परंपरा इसके लिए जिम्मेदार है। जन का श्रम जन में बढ़ जाए, यानी ये जो दुखी लोग हैं मन में पीड़ा लिए हुए फिरते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि लोगों में उनकी मेहनत का फल आपस में बढ़ जाना चाहिए। प्रजा सुखी हो देश देश की, और सभी प्रजा सुखी हो, टूट गया हुआ है स्वपन, तो प्रत्येक देश की जनता जो सुखी हो जाए। अब इसके बाद में उन्होंने लिखा है कि टूट गया हुआ है स्वप्न वणिक का, यानी छोटा सा दुकानदार अकेला बैठा हुआ है, सपना देख रहा था कि उसके पास ही संसार के सभी लोगों के सुख प्राप्त हो, ऐसी बातें कर रहा है, परंतु वह अपने सपनों को नहीं उतार पाता है। स्वपन वणिक का यानी जो व्यापारी का, आई जब बुढ़िया बेच, यानी वो ऐसा सोच ही रहा था कि ये तभी गांव की एक बूढ़ी स्त्री या उससे आधा पाँव या थोड़ा-सा आटा लेने के लिए, आधा पाँव आटा लेने यानी थोड़ा बहुत आटा लेने के लिए पूछती है। तो वह दुकानदार है, उसको लो लाला ने फिर डंडी मारी। डंडी मारने का अर्थ है उन्होंने उस महिला को कम तोला, यानी आटा खरीदने आई थी उसको कम तोलता है, अर्थात इस आसमा असमान अर्थव्यवस्था के लिए वह स्वयं भी दोषी है, यानी स्वयं ही दोषी है। चीख उठा गुग्गू दालों पर, लोगों ने पट दिए द्वार पर, निगल रहा बस्ती को धीरे ढा डाला सिक्का। उसी समय अपशकुन का प्रतीत उल्लू
कर्कश स्वर में चीखता है और लोगों के घर जो है लोग जो है घर के दरवाजे बंद कर देते हैं। यानी अनैतिक कृत्य के विरोध में व्यक्ति एक घुड़की उन्हें चुप कर देती है और धीरे-धीरे जो पूरा जो गाँव है वो गहरी गाढ़ यानी गहरी अलस निंद्रा का धीरे-धीरे पूरा गाँव है गहरी नींद में डूब जाता है और ऐसा लगता है कि नींद रूपी अजगर जो है उन्हें निगल रहा है यानी समाप्त कर रहा है।